हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन के लाइव क्लास में। दोस्तों, आज हमारा ये केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का पार्ट थर्ड है। आज हम लोग पार्ट थर्ड के बारे में पार्ट थर्ड है हमारे इस लेक्चर का अम्लभस्म लवण का। कल तक हमने देखा था पीएच क्या है। कल के क्लास में हम लोग पूरे पीएच के बारे में डिस्कशन किए थे। पीएच क्या है, पीएच के क्या महत्व है, किस पदार्थ में कितने पीएच मान पाया जाता है, ये सब दोस्तों हम लोग कल के क्लास में देखे थे। और कल के क्लास को बहुत कम स्टूडेंट ही ज्वाइन किए थे, तो जितने स्टूडेंट कल के क्लास को ज्वाइन किए थे उसे ही पीडीएफ कल का मिला है, और जो ज्वाइन नहीं किए हैं उसे कल का पीडीएफ नहीं दिया गया है। तो आप लोग और सभी स्टूडेंट्स को जिसको कल भी पीडीएफ नहीं मिला है उसको पीडीएफ आज मिलेगा। तो आप लोग हमारे क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अटेंड करें। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं, कल किसी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो गया था उदासीन लवण क्या है ये सब के बारे में। तो मैं पहले आप लोगों को बैक ले जाके कल के बैक जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में 2 मिनट टाइम लेके पहले उसको मैं समझा देता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स कल कह रहे थे लवण को फिर से समझाइए। तो मैं लवण को आज फिर से डिस्कशन करने वाला हूं, तो एक बार आप लोग फिर से लवण को समझेंगे। तो हम बैक आ गए हैं। और तो पहला है हमारा लवण। तो जो ये कल के क्लास में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कशन किया था, लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम 1 मिनट का समय लेंगे इसको समझाने के लिए। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से कंसर्ट होकर समझ लें। इसका परिभाषा आप लोगों को मैं अभी बताऊँगा तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा। तो लवण 3 प्रकार के, अम्लीय लवण, सामान्य लवण और भस्मीय या क्षारीय लवण। तो सामान्य लवण दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं, तो सामान्य लवण में वे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं। कैसे? अम्ल और भस्म दोनों के पूर्ण उदासीकरण से सामान्य लवण बनते हैं। ना ही इसमें हाइड्रोजन आयन होता है, ना ही इसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ये मैं कुछ स्टूडेंट्स को समझा रहा हूँ जिससे प्रॉब्लम था, क्योंकि कल के क्लास में बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे प्रॉब्लम है। तो यहाँ ये हो गया। उसके बाद दूसरा हो गया अम्लीय लवण। इसमें दोस्तों भस्म द्वारा अम्ल के आंशिक उदासीकरण से बनते हैं। किसके? भस्म द्वारा अम्ल के आंशिक उदासीकरण से हमारा अम्लीय लवण बनता है। और इसमें दोस्तों हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं। इसमें दोस्तों कौन सा आयन मौजूद होते हैं? इस लवण में अणु में हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं। उसके बाद थर्ड हमारा है भस्मीय लवण या क्षारीय लवण। दोस्तों थर्ड हमारा क्या है? भस्मीय लवण या क्षारीय लवण। तो वे लवण जो अम्ल द्वारा भस्म के आंशिक उदासीकरण से बनते हैं। कैसे? अम्ल द्वारा भस्म के आंशिक उदासीकरण से बनते हैं, उन्हें भस्मीय लवण कहते हैं। इस लवण के अणु में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो भस्मीय लवण में कैसा आयन होता है? तो भस्मीय लवण में हाइड्रोक्साइड आयन OH होते हैं। अम्लीय लवण में आपको हाइड्रोजन आयन H होते हैं। और सामान्य लवण या साधारण लवण में ना ही हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ना ही हाइड्रोजन आयन होता है। और सामान्य लवण जो है भस्म और अम्ल दोनों के पूर्ण आंशिक से बनता है। और अम्लीय लवण भस्म द्वारा अम्ल के आंशिक उदासीकरण से बनता है। और भस्मीय लवण भस्म अम्ल द्वारा भस्म के आंशिक उदासीकरण से बनता है। तो ये कल का आप लोगों को मैं समझाया। और दूसरा उदासीकरण किसे कहते हैं, ये भी कल का क्वेश्चन में पूछा गया था कि उदासीकरण आप बताएं, 7 से कम अम्लीय हुआ, 7 से ज़्यादा क्षारीय हुआ, तो उदासीकरण किसे कहते हैं। तो उदासीकरण का ये परिभाषा मैं बता देता हूँ। वैसे लवण जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, वैसे लवण जिसका पीएच मान 7 होता है उसे उदासीकरण लवण कहते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि उदासीकरण लवण में ना तो ये अम्ल के जैसा व्यवहार करता है, ना ही ये भस्म के तरह व्यवहार करता है। तो इतना हम लिखेंगे तो उदासीकरण का हमको परिभाषा हो जाएगा। तो चलिए हम अपने आगे के क्लास को पढ़ते हैं और आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स सभी के क्लास को अटेंड करने के लिए तैयार हो गए। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निर्देशांक या सूचना इंडिकेटर्स क्या है। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निर्देशांक या सूचना इंडिकेटर्स क्या है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। अगर आपसे एग्जाम में पूछा निर्देशांक या सूचना इंडिकेटर्स क्या है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें, तो मैं उसका परिभाषा लिखूंगा। तो उसका परिभाषा समझिए आप लोग क्या दे सकते हैं। अगर आपसे पूछा निर्देशांक या सूचना इंडिकेटर्स, तो वे रासायनिक पदार्थ जो अपने ही रंग में एक विशेष परिवर्तन लाकर विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को सूचित करते हैं, उन्हें निर्देशांक या सूचकांक कहते हैं। ये किसे? वह पदार्थ जो अपने ही रंग में, उसका खुद का रंग अपने ही रंग में एक विशेष परिवर्तन लाकर अम्लीयता या क्षारीयता, वो अम्ल है या क्षारीयता को सूचित करता है, उसको निर्देशांक या सूचक कहते हैं।
लिटमस गुलाबी को अम्लीय विलयन में डालने पर लाल और क्षारीय विलयन पर नीला रंग हो जाता है। अगर लिटमस गुलाबी रंग के लिटमस को अम्लीय विलयन में डालेंगे तो वो लाल रंग का हो जाएगा, और क्षारीय विलयन में डालेंगे तो ये नीला रंग का हो जाएगा। तो ये खुद के अपने ही रंग को परिवर्तित कर दिया, तो इसको हम निर्देशांक या सूचना इंडिकेटर्स करेंगे। अब उसको हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और ये इस चैप्टर का 16वां क्वेश्चन है। ये जो चैप्टर भी हम लोग को पढ़ा रहे हैं इसका 16वां चैप्टर है अम्ल, भस्म और लवण। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 2 पार्ट को देखा था, आज हम लोग उससे आगे देख रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से समझे, क्योंकि सभी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट्स है और आपका इस लॉकडाउन में अच्छे से पूरी तरह से आपके एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। तो ये समझ लिया आप लोग निर्देशांक या सूचना। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसका उदाहरण कुछ लेते हैं निर्देशक या सूचना का। तो निर्देशांक या सूचक, जैसे तो लिटमस को अगर हम डालेंगे तो वो अम्लीय विलयन में डालेंगे तो वो लाल रंग का हो जाएगा, और क्षारीय विलयन में डालेंगे तो नीला हो जाएगा। ये जो आपके सामने 5 है इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछता है। तो इसका ट्रिक कुछ भी नहीं है, इसको आप सिर्फ आप ध्यान से देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो लिटमस जो है जब अम्लीय विलयन में डालेंगे तो ये लाल हो जाएगा, और क्षारीय विलयन में डालेंगे तो नीला हो जाएगा। उसके बाद मेथिल ऑरेंज को अगर हम अम्लीय विलयन में डालेंगे तो ये लाल हो जाएगा, और क्षारीय विलयन में डालेंगे तो ये पीला का हमको सूचना देगा। और ये हमसे जिसे ही मेथिल ऑरेंज को हम क्षारीय विलयन में डालेंगे और उसका कलर अगर पीला हो जाता है तो मैं पता कर लूँगा कि ये क्षारीय विलयन है। अगर उसका कलर लाल होता है तो उससे हमको पता चल जाएगा ये अम्लीय विलयन है। उसके बाद फिनाइलफ्लोरीन, ये अम्लीय विलयन में डालेंगे तो ये रंगहीन हो जाएगा, और क्षारीय विलयन में डालेंगे तो गुलाबी हो जाएगा। रंगहीन का मतलब दोस्तों ये वाइट हो जाएगा और इसका कोई भी कलर नहीं बचेगा, और क्षारीय विलयन में डालेंगे तो ये गुलाबी रंग का हो जाएगा। तो पहचान कैसे करेंगे? अगर हमको क्षारीय विलयन में फिनाइलफ्लोरीन को डालने पर गुलाबी कलर प्राप्त होता है तो ये हमको पता चल जाएगा क्षारीय होता है। अगर ये रंगहीन हो जाता है तो हमको पता कर लेंगे ये अम्लीय होता है। उसके बाद उसके बाद क्या है? हल्दी। अगर हम हल्दी को अम्लीय विलयन में डालेंगे तो वो पीला हो जाएगा, और क्षारीय विलयन में डालेंगे तो लाल या भूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर हल्दी को अम्लीय विलयन में हम डालते हैं तो वह पीला हो जाएगा, अगर क्षारीय विलयन में डाल देंगे तो ये लाल रंग का हो जाएगा या भूरा रंग का हो जाएगा। उसके बाद चुकंदर को अगर अम्लीय विलयन में डालेंगे तो ये लाल बैंगनी कलर का हो जाएगा। कैसा? लाल बैंगनी कलर का। अगर इसी को हम क्षारीय विलयन में डाल देंगे चुकंदर को तो ये पीला कलर का हो जाएगा। तो आप लोगों को मैंने 5 बताया कि अगर लिटमस को डालेंगे अम्लीय विलयन में तो लाल नीला हो जाएगा। तो ये 5 आप लोग इसको याद कर लेंगे, क्योंकि ये 5 आपके लिए इंपॉर्टेंस है, आपके एग्जाम के लिए, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। चले अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का जानते हैं। गंधीय सूचक या आलोपेक्ट्री सूचक क्या है? ये हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। गंधीय सूचक या आलोपेक्ट्री सूचक क्या है? तो ये हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन है, गंधीय सूचक या आलोपेक्ट्री सूचक। तो ये अगर हमसे पूछा तो इसका हम आंसर कैसे दे सकते हैं? तो अगर गंधीय सूचक पूछा तो हम इसका आंसर देंगे, वे रासायनिक पदार्थ जो अपने गंध में परिवर्तन लाकर किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को सूचित करता है उन्हें गंधीय सूचक या अम्लपेक्ट्री सूचक कहते हैं। तो गंधीय सूचक में क्या होता है दोस्तों? वो अपने गंध में ही स्पेशल परिवर्तन हुआ, उसका जो सुगंध होता है उसमें ही वो अपना परिवर्तन ला लेता है। परिवर्तन लाकर किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाता है गंधीय सूचक में। तो इसका हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं? तो इसका परिभाषा है जैसे दोस्तों लवंग का तेल और प्याज का रस, ये सभी अपने सेंध में प्याज के रस से हमको पता चल जाता है ये अम्लीय है क्या क्षारीय है, ये हमें प्याज के ही रस से पता चल जाता है। तो गंधीय सूचक या आल्मोपेक्ट्री सूचक क्या है? तो मैंने इसको समझाया, वे रासायनिक पदार्थ जो अपने गंध में परिवर्तन लाकर किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को सूचित करता है उन्हें गंधीय सूचक या एम्लोपेक्ट्री सूचक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल पूछा तो हम दे सकते हैं लवंग का तेल और प्याज का रस। तो इसका परिभाषा आप लोग इस तरह से दे सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस क्या है, इसका प्राकृतिक रंग क्या होता है और ये कैसे प्राप्त किया जाता है? तो हम लिटमस का परिभाषा क्या देंगे? तो लिटमस
एक रासायनिक सूचक है जिसका प्राकृतिक रंग गुलाबी होता है। लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या होता है? लिटमस का प्राकृतिक रंग गुलाबी होता है। इसमें अम्ल में डालने पर यह लाल तथा भस्म में डालने पर नीला हो जाता है। तो लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है? तो लिटमस का प्राकृतिक रंग गुलाबी होता है। तो अगर हमसे लिटमस का परिभाषा पूछा तो मैं इस प्रकार दे सकता हूँ कि यह एक रासायनिक सूचक है और इसका प्राकृतिक रंग गुलाबी होता है और इसे अम्ल में डालने पर लाल तथा भस्म में डालने पर नीला होता है। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि लिटमस क्या है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे लिटमस क्या है। तो लिटमस थैलोफाइटा वर्ग का एक लाइकन नामक पौधे से प्राप्त होता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? थैलोफाइटा। आप इसका नाम अच्छे से याद कर लेंगे, आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है कि लिटमस हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो लिटमस थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ लिए कि लिटमस क्या है, इसके प्राकृतिक रंग क्या होता है। तो इसका प्राकृतिक रंग गुलाबी होता है। लिटमस में जो है एक रासायनिक सूचक है और यह कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो यह थैलोफाइटा वर्ग के लाइकन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारा लिटमस का परिभाषा हो गया। तो आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमक या सोडियम क्लोराइड NaCl कैसे प्राप्त किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नमक या सोडियम क्लोराइड NaCl कैसे प्राप्त किया जाता है और इसके क्या उपयोग हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नमक या NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम जानते हैं नमक प्राप्त करने की प्रयोगशाला विधि, उसके बाद हम जानेंगे औद्योगिक जो हम लोग खाते हैं वह कैसे बनाया जाता है। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं प्रयोगशाला विधि नमक प्राप्त करने में क्या है। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा तो ये आपसे 5 नंबर में एग्जाम में पूछेगा कि नमक या सोडियम क्लोराइड NaCl कैसे प्राप्त किया जाता है और इसके क्या उपयोग है। तो नमक प्राप्त करने के प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर नमक प्राप्त किया जाता है। किस पर दोस्तों? प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर हमें नमक प्राप्त होता है। अगर हमसे पूछा प्रयोगशाला विधि लिखे, आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि नमक निकालने की प्रयोगशाला विधि को लिखे। तो अगर हमसे नमक निकालने की प्रयोगशाला विधि पूछेगा तो हम प्रयोगशाला विधि में लिखेंगे प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर हमें NaCl नमक की प्राप्ति होती है। तो हम ये प्रयोगशाला विधि हमारा हो गया। तो आप लोगों को इस समीकरण में कोई भी दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अभिक्रिया हम लोग कराए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमें नमक की प्राप्ति हुई, उसके साथ साथ हमें जल की भी प्राप्ति हुई। तो ये हमारा हो गया नमक निकालने की प्रयोगशाला विधि। अगर यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमें पूछ सकते हैं और अपना कमेंट भी कर सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम अपने क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं और अब हम जानते हैं औद्योगिक विधि नमक निकालने की क्या है। आगे हम क्या डिस्कस करेंगे? आगे हम डिस्कस करेंगे नमक निकालने की औद्योगिक विधि क्या है। तो हम नमक निकालने की औद्योगिक विधि या व्यापारिक विधि जो हम लोग घर में यूज करते हैं या मार्केट से यूज करते हैं वो हमारे व्यापारिक और ये एक बड़ी मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? नमक प्राप्त करने की औद्योगिक या व्यापारिक विधि। तो बड़े पैमाने पर दोस्तों नमक का उत्पादन निम्नलिखित 3 विधियों में होता है। बड़े पैमाने पर जो नमक का उत्पादक होता है वो 3 विधि से होता है। पहला विधि, 2 विधि और 3 विधि। तो पहला विधि पहले हम जानते हैं समुद्री जल से नमक कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे कि नमक प्राप्त करने के औद्योगिक विधि में क्या सब आते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयोगशाला विधि भी पूछ सकता है और आपसे व्यापारिक विधि भी पूछ सकता है। तो आप इसका आंसर देंगे पहले समुद्री जल से कैसे निकाला जाता है। तो भारत तथा कुछ अन्य देशों समुद्र के जल से नमक प्राप्त किया जाता है। भारत में तथा कुछ अन्य देशों में किससे? समुद्र के जल से प्राप्त किया जाता है। सभी जगह सभी जल से प्राप्त किया जाता है, लेकिन भारत में जो समुद्र किनारे सटा हुआ है उसका नमक की प्राप्ति समुद्र के जल से होती है। तो भारत में कुछ अन्य देशों में जल से प्राप्त किया जाता है। समुद्र के जल में 35% नमक घुला रहता है। कितना दोस्तों? समुद्र के जल में 35% जो है हमारा नमक घुला रहता है। तो इसको निकालते कैसे हैं? तो समुद्र के जल से नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के जल को एक छोटे छोटे उथले मतलब गड्ढों में भर कर छोड़ दिया जाता है।
छोड़ दिया था। जैसे ही उसका लहर आता है वो गड्ढे में पानी भर जाता है तो उसमें भर के छोड़ दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, सूरज की जो ऊष्मा है उस गड्ढे में से जल धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है। सूरज की ऊष्मा से उस गड्ढा में जितना भी पानी भरा था वो वाष्पित हो जाता है और नमक शेष रूप में बच जाता है, और जो उसका अवशेष बचता है वो हमारा नमक होता है। तो वो डायरेक्टली नमक हम नहीं खाते हैं। अब इसे कारखानों में शुद्ध कर मार्केट बाज़ारों में भेज दिया जाता है। कारखाने में इस नमक को शुद्ध किया जाता है, उसके बाद मार्केट में आ जाता है। वो डायरेक्ट वहाँ से समुद्र के जल से हमारे पास नहीं आता है। तो ये हमारा हो गया समुद्री विधि नमक निकालने की। तो नमक निकालने की समुद्री विधि में पहला आ गया। तो ये हमारा भारत और कुछ अन्य देशों में समुद्री विधि से नमक निकाला जाता है। इस विधि में समुद्र के जल को एक बड़े बड़े गड्ढे में भरकर उसे सूरज की ऊष्मा से सुखाया जाता है उसके पानी को, और उसके जो अवशेष बचते हैं उसे शुद्ध करके हमारे मार्केट में भेजा जाता है। तो ये हमारा पहला विधि हुआ। हम अपने सेकेंड विधि की ओर बढ़ते हैं, और सेकेंड हमारा है चट्टानों से। किससे दोस्तों? सेकेंड हमारा चट्टानों से हम निकालते हैं नमक को। तो चट्टानों से हम लोग नमक को कैसे कहाँ निकलता है? तो पाकिस्तान, इंग्लैंड और कुछ अन्य देशों में नमक का चट्टान पाया जाता है। किसका? नमक का चट्टान पाया जाता है, जिसे रॉक सॉल्ट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट, जिसको हम लोग काला नमक भी बोलते हैं। तो पाकिस्तान, इंग्लैंड और कुछ अन्य देशों में नमक का चट्टान, नमक को जो है चट्टान द्वारा पाया जाता है। इस रॉक सॉल्ट से नमक प्राप्त करने के लिए उसे तोड़कर गर्म जल में घुलाया जाता है। किसे? इसको तोड़ के चट्टान को नमक प्राप्त करने के लिए इसे गर्म जल में घुलाया जाता है, रॉक सॉल्ट चट्टान को तोड़कर। और नमक के इस घोल को वापसन करने से नमक का एक ठोस रवा प्राप्त होता है। कैसा दोस्तों? नमक का जो है ठोस रवा हमें प्राप्त होता है। तो चट्टान से नमक कहाँ निकाला जाता है? तो चट्टान से हमारा पाकिस्तान और इंग्लैंड के कुछ अन्य देशों में चट्टान से नमक निकाला जाता है, और इस नमक को हम लोग रॉक सॉल्ट बोलते हैं। अगर आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा कि जो है पाकिस्तान, इंग्लैंड में कुछ जो चट्टान पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं नमक के चट्टान को? तो नमक के चट्टान को हम लोग रॉक सॉल्ट बोलते हैं। और इस रॉक सॉल्ट से नमक प्राप्त करने के लिए हम उसको तोड़कर गर्म जल में घुलाया जाता है, और घोल को वापसन करने के लिए नमक का ठोस रवा प्राप्त होता है। तो ये सेकेंड विधि हो गया चट्टानों से, पहला विधि समुद्र जल से। और तीसरा है दोस्तों खानों से। कहाँ से दोस्तों? तीसरा विधि हमारा हो गया खानों से। ऑस्ट्रेलिया तथा कुछ अन्य देशों में पृथ्वी की सतह के नीचे लगभग 800 फुट की गहराई में नमक का चट्टान पाया जाता है। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया और अन्य कुछ देशों में जो है पृथ्वी की सतह से लगभग 800 फुट नीचे की गहराई में नमक के चट्टान पाए जाते हैं। तो इस नमक को प्राप्त करने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है? जो खानों में नमक पाया जाता है उस नमक को प्राप्त करने के लिए ज़मीन में छेद कर उन छिद्रों के जरिए 3 सकेंद्रीय नली बनाते हैं। कितने? 3 सकेंद्रीय, एक ही टाइप का 3 सकेंद्रीय नली बनाई जाती है, 3 ठो। उसके बाद चट्टान के में घुसा दी जाती है। उसके बाद दोस्तों एक नली से होकर गर्म जल, एक नली से दोस्तों क्या भेजा जाता है? एक नली से गर्म जल भेजा जाता है, और दूसरी नली से वायु का तेज झोंका भेजा जाता है। एक नली से मेरा क्या भेजा जाता है? तो एक नली से हमारा गर्म जल भेजा जाता है, और दूसरी नली से हमें वायु का तेज झोंका भेजा जाता है। और नमक के चट्टान तक ये सभी को जल, एक क्षेत्र से जल, गर्म जल, और दूसरे क्षेत्र से वायु का तेज झोंका भेजा जाता है ज़मीन के अंदर। तो नमक जो है गर्म जल में घुलकर, जो वायु प्रेशर भेजा जाता है जल में घुलकर, दाब के कारण तीसरे क्षेत्र से हमें ऊपर आ जाता है। कहते हैं तीसरे क्षेत्र से ऊपर आ जाता है, और नमक के इस घोल को वापसन करने से हमें नमक का ठोस रवा होता है। और ये तीसरे क्षेत्र से जो नमक बाहर आता है वाष्प के रूप में, इसको एकत्रित करके नमक का ठोस रवा प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारा तीसरा विधि हो गया। और ये कहाँ पाया जाता है? खानों और अन्य ऑस्ट्रेलिया और कुछ अन्य देशों में पृथ्वी के 800 फुट नीचे में पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया नमक निकालने की व्यापारिक विधि। पहला हो गया हमारा समुद्री जल से, दूसरा हो गया हमारा चट्टानों से, और तीसरा हो गया खानों से। अब हम लोग नमक का उपयोग कहाँ करते हैं? ये तो सभी आप लोग जानते होंगे कि नमक का उपयोग कहाँ करते हैं। तो नमक का उपयोग करते हैं पहला भोजन के अवयव के रूप में। कैसे? भोजन के अवयव के रूप में पहला उपयोग करते हैं हम लोग, खाने में नमक का उपयोग करते हैं। अगर एग्जाम में पूछा तो हम लोग पहला लिखेंगे भोजन के अवयव के रूप में। दूसरा भोजन परीक्षण में नमक का उपयोग दूसरा किस में करते हैं? भोजन परीक्षण में। तीसरा मित्र जीवों के अपघटन में। तीसरा कहाँ करते हैं? मित्र जीवों के अपघटन में। चौथा साबुन के कल्पन में। किसमें? साबुन के कल्पन में। पाँचवा ओएस घोल में। धोबिया सोडा, मिक्स सोडा इत्यादि यौगिक बनाने में भी हम लोग नमक का NaCl का प्रयोग करते हैं।
तो आपसे इस चैप्टर से पूछ सकता है कि नमक प्रयोगशाला विधि से कैसे निकाला जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने यहाँ आप लोगों को प्रयोगशाला विधि बताया है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। मैंने अभी जस्ट प्रयोगशाला विधि बताई, ये हमारा प्रयोगशाला विधि है। अगर आपसे पूछा कि नमक निकालने के प्रयोगशाला विधि लिखे, तो हम इस विधि को लिखेंगे और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो इस विधि में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं। ये प्रयोगशाला विधि आप लोग सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से याद कर लेंगे नमक निकालने की, क्योंकि ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते, और उसके बाद हमने पढ़ा समुद्री जल से, दूसरा चट्टानों से, और तीसरा खानों से, और उसके बाद नमक के उपयोग को भी देखें। तो ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वीवीआई बन रहा है, और ये वीवीआई क्वेश्चन ही है सभी के लिए। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं, और हम देखते हैं अब अगर आपसे हाइड्रोजन गैस, जो 50 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोजन गैस पूछा तो हम इसका उपयोग किस टाइप से लिखेंगे। तो हाइड्रोजन गैस के मुख्य उपयोग, तो हाइड्रोजन गैस के मुख्य उपयोग में पहला आता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा कि हाइड्रोजन एक्स गैस के किन्हीं 2 या 3 उपयोगों को लिखिए, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। 2 से ज़्यादा आप लोगों से नहीं पूछेगा, मैं आप लोगों को 3 बताया। तो हाइड्रोजन गैस के प्रमुख उपयोग में आप लिखिएगा हेवर गैस से अमोनिया गैस उत्पन्न करने में। पहला क्या है, हेवर गैस से अमोनिया गैस उत्पन्न करने में। तो पहला क्या हो जाएगा, हेवर गैस से अमोनिया गैस प्राप्त करने में। तो ये हमारा हाइड्रोजन गैस का पहला उपयोग होगा, हेवर गैस से अमोनिया गैस उत्पादन में। दूसरा गैसीय ईंधन के रूप में, क्या होगा दूसरा, गैसीय ईंधन के रूप में हमारा। और तीसरा वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी बनाने में। तीसरा क्या होगा, वनस्पति तेलों द्वारा हाइड्रोजनीकरण घी द्वारा वनस्पति घी बनाने में। तो ये हमारा हाइड्रोजन गैस के मुख्य उपयोग हो गए। हाइड्रोजन गैस के अगर आपसे उपयोग पूछा तो हम लोग 3 दे सकते हैं। पहला हेबर विधि द्वारा अमोनिया गैस प्राप्त करने के लिए, दूसरा गैसीय ईंधन के रूप में, और तीसरा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी बनाने में। तो दोस्तों हमारे क्लास को अभी तक जितने भी स्टूडेंट देखे हैं वो अपना अटेंडेंस जल्दी से बना दे, क्योंकि ये आपका लास्ट अटेंडेंस है। तो आप लोग अपना अटेंडेंस जल्दी अपना अटेंडेंस बनाएं, क्योंकि मैं चेक करूँगा कितने स्टूडेंट्स मेरे क्लास को देख रहे हैं। और आजकल देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स कम हो चुके हैं, तो मैं उसका कारण जानना चाहूँगा। लेकिन आप लोग अभी जो है अपना अटेंडेंस जल्दी बना दें। हाइड्रोजन गैस के उपयोग तक हमने देखा, आप लोग अटेंडेंस बनाइए। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारा आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होगा, क्लोरीन गैस के मुख्य उपयोगों को लिखिए। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग जो है और सब जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कल देखेंगे। कि कब देखेंगे, कल देखेंगे और सब क्वेश्चन को। तो आज का हमारा लास्ट क्लास है, क्लोरीन गैस के मुख्य उपयोगों को लिखिए। क्या है, क्लोरीन गैस के मुख्य उपयोगों को लिखिए। तो क्लोरीन गैस के पहला मुख्य उपयोग हो जाएगा कागज एवं कपड़ों के विरंजन में, कीटनाशकों के रूप में पेयजल कीटाणुयुक्त करने में, और तीसरा विरंजक चूर्ण बनाने में। तो क्लोरीन गैस के मुख्य उपयोग क्या होगा, पहला कागज एवं कपड़ों के विरंजन बनाने में, दूसरा कीटाणुनाशक के रूप में पेयजल को मतलब जल को शुद्ध करने में, और तीसरा विरंजक चूर्ण बनाने में। तो ये हमारा क्लोरीन गैस के मुख्य उपयोग हो गए। तो आज के क्लास में हम लोग टोटल कितने क्वेश्चन देखे, तो आज के क्लास में आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो आज के क्लास में हम लोग पहला क्वेश्चन देखे, निर्देशांक या सूचना इंडिकेटर्स क्या है, ये हम लोग आज पहला क्वेश्चन देखे। दूसरा क्वेश्चन देखे कि गंधीय सूचक या अल्मोफैक्ट्री सूचक क्या है। मैं आप लोगों का ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन उस चैप्टर से नहीं छूटेगा, और आपसे किसी भी टाइप से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग लिख सकते हैं। ये सभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे मजाक में कभी कभी पूछ सकता है ये आपसे, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे और इसको आप लोग समझ लेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लिटमस क्या है। अब हम लोग क्या पढ़ा, लिटमस क्या है, लिटमस कैसे प्राप्त होता है, इसका प्राकृतिक रंग क्या होता है। लिटमस क्या होता है, लिटमस रासायनिक सूचक होता है, इसका प्राकृतिक रंग गुलाबी होता है, और ये जो है थैलाफाइटा वर्ग के लाइकन नामक पौधे से प्राप्त होता है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है। तो लिटमस थैलाफाइटा वर्ग के लाइकन नामक पौधे से प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग देखा नमक कैसे प्राप्त होता है, नमक का क्या उपयोग है। तो नमक का पहले हम लोग प्रयोगशाला विधि देखे, जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, प्रयोगशाला विधि में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं। मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ आज की क्लास में, वो भी फास्टली, तो आप लोग समझते जाए और आप लोगों का एक बार माइंड में रिवाइजन हो जाएगा जो अभी ज्वाइन हुए हैं। तो सोडियम को प्राप्त करने के लिए ये हमारा एक समीकरण हो गया प्रयोगशाला में। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नमक का प्रयोगशाला विधि निकालने के लिए, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा
प्रयोग नमक निकालने की औद्योगिक विधि। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, नमक निकालने की औद्योगिक विधि। तो औद्योगिक विधि में पहला समुद्री जल से, दूसरा खानों से और तीसरा जो है चट्टानों से। ये 3 विधि थे। भारत में जो है नमक समुद्र जल से निकाला जाता है। पाकिस्तान और इंग्लैंड जैसे देशों में ये चट्टान से बनाया जाता है और खानों से ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में निकाला जाता है। खान से ज़मीन के 800 किलोमीटर अंदर से निकाला जाता है। उसके बाद हम लोग नमक के उपयोग जाने। नमक के टोटल 6 उपयोग है और इससे भी ज़्यादा हैं और जनरली हम लोग देखे भी हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े हाइड्रोजन गैस के मुख्य उपयोग। तो इसके मुख्य उपयोग में देख लिए हैवर विधि, गैसीय ईंधन और वनस्पति तत्वों के हाइड्रोजनिक अम्ल। उसके बाद दोस्तों क्लोरीन गैस के उपयोग जाने। तो ये टोटल क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में जाने। अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग कल के क्लास में क्या देखेंगे। कल भी आपका जो है साइंस का ही क्लास होगा और अगले से आप लोगों का हिस्ट्री का क्लास होगा, क्योंकि मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ अम्ल, भस्म और लवण को। उसके बाद हम लोग धातु को पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं एक क्लास आपको और लगेगा। तो ये सब टॉपिक को मैं ख़त्म कर दूँगा। तो धातु और धातु रहेगा। उससे पहले हम लोग बायोलॉजी में साइंस को देखेंगे और उसके बाद बृहस्पतिवार से हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे, क्योंकि कल ही हिस्ट्री स्टार्ट होना था, लेकिन हम लोग कल हिस्ट्री स्टार्ट नहीं करेंगे। कल हम लोग केमिस्ट्री को ही देखेंगे, क्योंकि हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। इसलिए कल के क्लास में हम लोग जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक, पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। कल पहले हम लोग देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, दूसरा विरंजक चूर्ण। सभी जितना टॉपिक कल होने वाला है, कल सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास होगा। तो पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस देखेंगे, दूसरा विरंजक चूर्ण देखेंगे, तीसरा मीठा सोडा, चौथा धोबिया सोडा और पांचवा कास्टिक सोडा। और इसी प्रकार से हम टोटल कल 7 to 8 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सब क्वेश्चन के लिए कल हमारे क्लास को ज्वाइन अवश्य करें और सभी दोस्तों को भी आप लोग बताएं कि हमारे द्वारा क्लास 10th की पूरी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोगों को पूरी सिलेबस पढ़ाई जा रही है, ना कि आपको एग्जाम की तैयारी। पूरी की पूरी 10th की सिलेबस आपको पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। और सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अपने 10th के दोस्तों को अगर हमारे ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं तो आप उसका नंबर हमें भेज सकते हैं, मैं उसको ग्रुप से जोड़ दूँगा। और जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे क्लास को देखे हैं वो अपने नाम के साथ, जिस नाम से आप अटेंडेंस बनाए हैं अभी, उस नाम के साथ हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, तो मैं वहाँ से मिलान करके आपको PDF भेज दूंगा। जो स्टूडेंट्स क्लास को नहीं किए, चाहे वो कोई भी कारण हो, अगर उसका जेन्युइन कारण होगा तो फिर कोई केमिकल कंडीशन या कोई डेंजर कंडीशन होगा तो मैं उसको PDF दे दूँगा। अगर उसका कोई मतलब नॉर्मल कंडीशन हुआ तो फिर उसको कल का, आज का और कल का दोनों का PDF उसको नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स अपने नाम के साथ हमें मैसेज करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।